जय हिंद। स्वागत है आपको जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान में हम लोग आज खनिज संसाधन को पढ़ेंगे। यहाँ पर जो खनिज संसाधन में हमारा चैप्टर रह गया था, जिसमें हम लोग खनिज संसाधन में गैर परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधन को हमको आज यहाँ पर पढ़ना है। ठीक, तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है उसको एक बार देख लेते हैं। तो खनिज संसाधन को यानी खनिज को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? एक धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। ठीक, ऊर्जा खनिज। धात्विक को यहाँ पर 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? पहला हो गया लौह, अलोह और बहुमूल्य। ठीक, इसको बांटते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इसको 2 भागों में बांटते हैं। पहला गैर परंपरागत, गैर परंपरागत और परंपरागत, दूसरा गैर परंपरागत। ठीक, परंपरागत और गैर परंपरागत। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आज, ये हमारा लौह में यहाँ पर लौह अयस्क पढ़ा और मैग्नीज पढ़ा। अलोह में यहाँ पर तांबा और बॉक्साइट पढ़ा। इसमें सोना, चांदी और प्लेटिनम पढ़ा। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या पढ़ा? इस पे अभ्रक पढ़ा। ठीक, यहाँ पर क्या पढ़े? अभ्रक पढ़ा गया और चूना पत्थर पढ़ा गया। ठीक, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखे गए कि यहाँ पर अधात्विक कौन कौन से हैं। तो इधर अभ्रक और चूना पत्थर। बहुमूल्य में सोना, चांदी और प्लेटिनम। अलोह में यहाँ पर अलोह में लौह में सबसे पहले लौह अयस्क और मैग्नीज। अलोह में जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता था, यानी यहाँ पर पढ़ा गया तांबा और बॉक्साइट। उसके बाद में फिर ये हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आज जो हमको मुख्य रूप से पढ़ना है वो ऊर्जा संसाधन में हमको ऊर्जा संसाधन को 2 भागों में, इसके 2 भाग को पढ़ना है, परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा। ठीक, तो आइए देखते हैं कि परंपरागत ऊर्जा क्या है। ठीक, तो परंपरागत ऊर्जा किसे कहते हैं ये हमको देखना है। परंपरागत ऊर्जा किसे कहते हैं, यानी परंपरागत जो परंपरा बहुत पहले से चली आई हो। शायद इस चैप्टर को हम लोग पहले चैप्टर में अगर याद हो तो संसाधन एवं विकास, उस चैप्टर में इसमें लगभग ये सारी चीजें नवीकरणीय और अनवीकरणीय के फॉर्म में वहां पर इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। क्योंकि वहां पर जब हम लोग पढ़े थे तो एक नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय के श्रेणी में उसको पढ़े थे। ठीक, तो इसमें जो नवीकरणीय और अनवीकरणीय हम लोगों ने पढ़ा था, तो नवीकरणीय मतलब जिसका पुनर्चक्रण किया जा सकता है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता है। और उसी में देखा गया था अनवीकरणीय, जो एक बार प्रयोग हो गया तो उसका प्रयोग दोबारा नहीं किया जा सकता है। सेम पूरा का पूरा वही है, वही कॉन्सेप्ट, सब कुछ वही पढ़ना है, बस केवल यहाँ पर परंपरागत और गैर परंपरागत के फॉर्म में पढ़ना है। बाकी हमको वही डिफिनीशन और सब कुछ वही पढ़ना है। ठीक, बस आपको ये है कि याद होना चाहिए कि हमने उस समय क्या पढ़ा था। तो परंपरागत मतलब जिसे एक बार प्रयोग करने के बाद में दोबारा इसका प्रयोग ना किया जा सके, परंपरागत संसाधन की श्रेणी में आते हैं। ठीक, ये परंपरागत क्या है, इसके और एग्जाम्पल यानी इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कोयला। ठीक, तो परंपरागत में यहाँ पर हमको मुख्य रूप से पढ़ना है कोयला और पेट्रोलियम को। ठीक, कोयला और पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम को हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो यहाँ पर कोयला देखते हैं परंपरागत, यानी कोयला एक ऐसा ऊर्जा संसाधन है जो शक्ति के रूप में, यानी शक्ति के साधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये कोयले का उपयोग बहुत पुराने समय से होता आ रहा है, यानी जो आज जो विद्युत तमाम प्रकार की जो इलेक्ट्रिक सामान्य है, यानी जो नवीकरणीय संसाधन है, ये नवीकरणीय संसाधन नहीं थे, तब हम लोग उससे बहुत पहले से इसका प्रयोग करते आ रहे हैं कोयले का। ठीक, यानी परंपरागत है, इसका नाम से ये स्पष्ट है परंपरागत, यानी कहते हैं ना कि परंपरा चली आ रही है, हमारे पुरखों से ये परंपरा चली आ रही है। तो वही परंपरा, इसको भी याद रखो कि इसका प्रयोग बहुत पहले से होता चला आ रहा है, यानी ये एक परंपरा है, यानी परंपरागत है।
ठीक, तो कोयला एक शक्ति के संसाधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसका प्रयोग हम लोग देखेंगे, उससे पहले यहाँ पर देखते हैं कि कोयला कितने प्रकार का होता है। तो कोयला मुख्य रूप से यहाँ पर 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, कोयला कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस हो गया, और लिग्नाइट और पीट। ठीक, ये कोयला जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। इन 4 प्रकार में एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, कोयला मुख्य रूप से 4 ही प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रासाइट। इसमें 95% तक का इसमें कार्बन होता है। ठीक, कोयले में क्या होता है? कार्बन। अच्छा, कोयला देखते होंगे, बहुत सारे लोग देखे होंगे, लेकिन ये नहीं पता कर पाए कि ये कौन सा है, ये बिटुमिनस है या जो लिग्नाइट है, पीट है, एंथ्रासाइट है। अच्छा, जो कोयला होता है जो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा और भारी होगा, यानी पत्थर के जैसा होगा, बहुत मजबूत होगा, वो होगा एंथ्रासाइट कोयला। कोयला देखे भी होंगे, जो कोयला बहुत मजबूत होगा, एकदम पत्थर जैसा होगा, एकदम भारी, हल्का हल्का उसमें चमक होगी, इतना ज़्यादा काला होगा। ठीक, तो वो एंथ्रासाइट कोयला है, बहुत भारी होगा, एकदम पत्थर जैसा होगा। उसके बाद उससे कम क्वालिटी का होता है बिटुमिनस। ठीक, ये बिटुमिनस जो है ये कम क्वालिटी का होता है, बिटुमिनस कोयला। ठीक, उसके बाद में इसमें लगभग 70% से ज़्यादा इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद लिग्नाइट है, इस लिग्नाइट में लगभग 60% तक के कार्बन पाए जाते हैं। और पीट कोयला है, इसमें लगभग 35% तक का कार्बन पाए जाते हैं। ठीक, तो सबसे यहाँ पर एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन ये आता है कि एंथ्रासाइट सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला निम्न में से कौन सा है? ये 4 ऑप्शन देगा और उसमें ऑप्शन सही होगा एंथ्रासाइट। ठीक, ये सबसे उच्च क्वालिटी का होता है। ठीक, उसके बाद बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये क्रम से है, इसी क्रम में कोयले का ये क्वालिटी है। ठीक, इसमें अगर हम देखें तो सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है पीट में, यानी एग्जाम में कैसे भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा सबसे निम्न स्तरीय कोयला है, तो सबसे निम्न स्तरीय है पीट। निम्न में से कौन सा सबसे उच्च स्तरीय कोयला है, तो एंथ्रासाइट। ठीक, कोयले के संदर्भ में 1 नंबर में क्वेश्चन आता है और ऐसे ये इंपॉर्टेंट है कोयला। कोयले का अगर उपयोग देखें तो कोयले का उपयोग मुख्य रूप से इसका प्रयोग ईंधन के रूप में होता है। आप सभी लोगों को पता है कि कोयले का प्रयोग इसमें होता है, ईंधन के रूप में होता है, जो एक शक्ति के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक, जितने भी जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, इस औद्योगिक क्षेत्र में भी कोयले का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय में देखें तो कोयले का प्रयोग धीरे धीरे कम किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कोयले का प्रयोग अभी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, जिसमें विद्युत उत्पादन से लेकर और बड़ी बड़ी कंपनियां जितनी भी होती हैं उन सब के संचालन में कोयले का प्रयोग किया जाता है। बड़ी बड़ी ट्रेनें जो थी, ये ट्रेनों का भी संचालन कोयले से किया जाता था, लेकिन वर्तमान में जो ट्रेनें चल रही हैं इसका संचालन जो है इलेक्ट्रिक से किया जाता है। लेकिन इधर इससे पहले देखिए 10-15 वर्ष पीछे जाए देखें तो जितना जो कोयले का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता था, उससे और पहले जाएंगे देखेंगे तो कोयले का प्रयोग और ज़्यादा होता था। तो यानी कोयला जो है ये एक परंपरागत है और इसका प्रयोग मुख्य रूप से बहुत पहले से होता आ रहा है। ठीक, कोयला हो गया। कोयले से 1 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है एंथ्रासाइट से, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया है, उच्च स्तरीय एंथ्रासाइट। यहाँ पर कोयला 4 ही प्रकार के होते हैं। ठीक, सबसे निम्न क्वालिटी का पीट, सबसे उच्च क्वालिटी का एंथ्रासाइट। ये एंथ्रासाइट वाला ही क्वेश्चन आया है कि सबसे उच्च क्वालिटी का उच्च स्तरीय कोयला निम्न में से कौन सा है, तो एंथ्रासाइट है। ठीक, इसका प्रयोग भी बता दिए हैं कि इसका प्रयोग मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र में इसका प्रयोग ज्यादा होता है। अब आगे देखते हैं पेट्रोलियम।
पेट्रोलियम से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वही 2-4 क्वेश्चन जो बार बार कई बार आए हुए हैं, जिसमें पेट्रोलियम को अगर देखें तो ऐसे एग्जाम में पूछता है कि भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम का यानी पेट्रोल का कुआं कहाँ पर मिला, यानी कहाँ पर से सबसे पहले पेट्रोल प्राप्त किया गया। तो पेट्रोल सबसे पहले प्राप्त किया गया था असम के डिगबोई में। असम में एक स्थान है डिगबोई। भारत में सबसे पहले तेल का कुआं कहाँ पर खोदा गया, तो वो असम के डिगबोई में। ठीक, असम के डिगबोई में, और इस डिगबोई के अंतर्गत एक घाटी है सुरमा घाटी। सुरमा घाटी, ठीक, असम एक राज्य है और इस राज्य के अंतर्गत एक स्थान है डिगबोई, और उस डिगबोई में एक स्थान है सुरमा घाटी, यानी ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र है और इस पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत यानी सुरमा घाटी में सबसे पहली बार भारत में पेट्रोलियम प्राप्त किया गया। ठीक, सबसे पहली बार भारत में पेट्रोलियम प्राप्त होता है असम में। उसके बाद में ऐसा नहीं है कि भारत में केवल असम में ही पेट्रोल पाया जाता है, लेकिन यहाँ ये पहली बार पाया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अगर यहाँ देखें तो असम कुछ, अगर मैप में देखेंगे तो असम का जो क्षेत्र है जो पेट्रोल पाया गया यहाँ पर पाया गया। ठीक, पेट्रोल यहाँ पर पाया गया, लेकिन भारत में एक स्थान है यहाँ पर मुंबई में, ये कई बार से आता हुआ क्वेश्चन है। मुंबई में एक स्थान है, यानी यहाँ पर एक मुंबई है और ये पूरा का पूरा महाराष्ट्र है ऐसे। ठीक, तो ये महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र जो कि बहुत बड़ा राज्य है, लेकिन महाराष्ट्र में एक स्थान है मुंबई। ठीक, मुंबई जो कि समुद्र के किनारे है और समुद्र के अंदर ही एक स्थान है बम्बई हाई, बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई, ये कई बार आया हुआ है। ये जो यहाँ मुंबई से यहाँ समुद्र के अंदर एक स्थान है बॉम्बे हाई, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए, पेट्रोलियम के लिए, पेट्रोलियम। अच्छा, इसकी अगर कहानी देखें कि यहाँ पर पेट्रोल का निर्माण यानी पेट्रोल कैसे बना, तो यहाँ पर देखते हैं कि जो मुंबई हाई है, इस मुंबई हाई में सारे लोग जानते हैं कि पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है, कोयले का निर्माण कैसे होता है। अगर कोयले की बात की जाए, कोयला कैसे बनता है, तो कोयला लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व धरातल में दबे जो पेड़ पौधे हैं उन्हीं के अवशेष से कोयले का निर्माण होता है। यानी अगर 1 लाख साल पहले या 2 लाख साल पहले इस पृथ्वी पर कोई ऐसी आपदा आई हो जिससे बहुत ढेर सारे पेड़ पौधे जमीन के अंदर दब गए हों, और जमीन के अंदर हम लोग जानते हैं कि जमीन के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, यानी जमीन के अंदर जैसे जैसे गहराई में जाते जाएंगे तापमान बढ़ता जाएगा। प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पे जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाएगा, और ऐसे करते करते जमीन के एकदम बहुत अंदर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा तापमान है। तो जमीन के अंदर इतना तापमान है कि ये जो पेड़ पौधा था वो दब गया यहाँ, और जमीन का ऊपरी परत है यहाँ और यहाँ दब गया, और दबने के बाद में ये इतना ज़्यादा प्रेशर हुआ और नीचे से उष्मा, ऊपर से प्रेशर नीचे से उष्मा, और ये जो कि यहाँ पर अगर ऑक्सीजन होता तो ये जल जाता, जो कि ऑक्सीजन यहाँ पर मिला नहीं, केवल ये धुआं के रूप में सुलग के बाहर धुआं निकल गया, और जो इसका अवशेष था वही बन गया कोयला। अच्छा, ये मजबूत कैसे हो गया, पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा, यानी इतना मोटा कोयला था, इसको एकदम चिपका के इतना प्रेशर पड़ा कि इतने में हो गया, तब ये बना एंथ्रासाइट कोयला। और उसी में कम प्रेशर पड़ा तो वो टीट बन गया, लिग्नाइट बन गया, बिटुमिनस बन गया। लेकिन जब इतना मोटा कोयले के ऊपर इतना प्रेशर डाल के एकदम उसको चिपका के एकदम इतना कर दें तो वही जो है बहुत मजबूत हो जाता है, और वही फिर जो है एंथ्रासाइट कोयला बनता है, जिसमें जो कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी, क्योंकि इतना कार्बन को चिपका के इतने में कर देंगे तो जाहिर सी बात है कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी, तो एंथ्रासाइट बना। ठीक, लेकिन जब पेड़ पौधे दबे होंगे तो उसी समय उसमें बहुत सारे जीव जंतु भी दबे होंगे, बहुत सारे बड़े बड़े जीव भी उसी में दब गए होंगे। जब वो जीव दब गए और दबने के बाद में जब वो उनका अवशेष था वो धीरे धीरे अंदर ही पड़ा रहा, और बड़े बड़े फिर वो धीरे धीरे एक पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गया। तो जो इसीलिए पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन बोलते हैं, यानी इसको जीवों का अंश होता है पेट्रोल। पेट्रोल जो होता है इसको जीवाश्म ईंधन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये जीवों के अंश का होता है।
अब पेट्रोलियम का निर्माण भी हो सकता है कि यहाँ पर लाख 2 लाख साल पहले, 3 लाख साल पहले, या 2000 लाख साल पहले, करोड़ों साल पहले कोई घटना घटित रहा हो और उसके अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे जीव जंतु दब के मर गए हों, और दब के मरने के बाद में जब आज हम लोग खुदाई करते हैं तो उसी खान के अंदर से मिलता है कोयला। इसीलिए जब कोयला जमीन के ऊपर नहीं मिलेगा, कोयला हमेशा जमीन के अंदर ही मिलता है। खानों में, खदानों में खोद के हम लोग उसको निकालते हैं। उसी प्रकार से पेट्रोलियम भी मिलता है, पेट्रोलियम भी जमीन के अंदर ही से निकालते हैं। और पेट्रोलियम, इसीलिए ये जो बॉम्बे हाई है, यहाँ पर एक अनुमान के आधार पर ये बताते हैं कि यहाँ पर करोड़ों वर्ष पूर्व एक ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था। ज्वालामुखी का यहाँ पर उद्गार हुआ, तो ज्वालामुखी का जब उद्गार हुआ तो भयंकर लावा और मैग्मा निकला। लावा और मैग्मा निकलने के कारण इसके आसपास जितने भी जीव जंतु थे वो सारे के सारे दब के उसी के में मर गए। और जो लावा मैग्मा भारत की इस प्रायद्वीपीय भाग पे पड़ा, इस वाले भाग पे, तो यहाँ की मिट्टी पे तो जलता हुआ आग ऐसे पूरा बिछ गया। बिछने के बाद जब वो आग ठंडा हुआ तो धीरे धीरे वो काला हो गया। इसीलिए इस मिट्टी में काली मिट्टी, इस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक यही कारण है कि इस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी की विशेषता होती है कि वो पानी ज़्यादा सोखता है। तो उसका कारण ये है कि अगर किसी चीज़ को हम जला के उसके बाद उसमें पानी में डालेंगे तो पानी ज़्यादा सोखेगा। अगर कोयला लीजिए, कोयला को जो है जलाइए, उसके बाद में फिर उसको इसी तरह उसको बुझा दीजिए, उसके बाद फिर पानी में डालेंगे, ज़्यादा पानी सूखेगा। तो उसका कारण यहाँ ये भी है कि ये पानी ज़्यादा सूखता है, काली मिट्टी। अब यहाँ से जब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ तो बहुत सारे यहाँ वाले तो यहीं पर ऊपर थे, कुछ बच गए, कुछ इसी में ऊपर ही रह गए। लेकिन जो इसके अंदर दब गए, वो दबने के बाद फिर करोड़ों वर्ष की प्रक्रिया चली, फिर वो दबने के बाद वो पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। इसीलिए यहाँ पर पेट्रोल समुद्र के अंदर मिलता है। और यही नहीं, विश्व के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर समुद्र के अंदर पेट्रोलियम मिलता है। तो इस क्षेत्र में पेट्रोलियम पाया जाता है। इस क्षेत्र को बोलते हैं बॉम्बे हाई। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और शायद प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन आया था कि बॉम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है। तो बॉम्बे हाई पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हो गया हमारा परंपरागत में कोयला और पेट्रोल। यहाँ पर केवल दो ही चीजें पूछता है, बॉम्बे हाई या तो फिर डिगबोई, या फिर भारत के डिगबोई के अलावा भी गुजरात में भी पेट्रोलियम पाए जाते हैं। ऐसे भारत के बहुत सारे स्थानों पे पेट्रोलियम पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग पेट्रोलियम का आयात बहुत बड़ी मात्रा में करते हैं, क्योंकि हम अपना पेट्रोल पूर्ण रूप से इसका प्रयोग ना करके हम अपनी को एक संरक्षण प्रदान करते हैं और विदेशों से मंगा के उसका प्रयोग करते हैं। जिसमें गुजरात में एक है खंभात और खंभात की खाड़ी। अगर यहाँ पर देखें तो यहीं पर है गुजरात में खंभात की खाड़ी। इधर ही खंभात की खाड़ी है, इधर ठीक तक्षकारण है, फिर खंभात है। तो इस पूरे क्षेत्र में भी यहाँ पर पाया जाता है, क्योंकि जब यहाँ का उद्गार हुआ होगा तो यहाँ भी गया होगा, इधर तो आया ही आया और यहाँ भी गया होगा। ठीक, तो इस प्रकार से इस वाले पूरे के पूरे क्षेत्र में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पेट्रोलियम प्राप्त होता है। और अभी भी इसमें हो सकता है कि यहाँ और भी क्षेत्र पेट्रोलियम के मिल जाएं, जिसकी अभी तक जानकारी नहीं है। हो सकता है भविष्य में इसकी जानकारी हो। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और गैर परंपरागत की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो इसमें प्राकृतिक गैस कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, प्राकृतिक गैस के संदर्भ में अभी तक कोई एग्जाम में नहीं आया है। और परंपरागत में अगर आता है तो भारत में कोयले का वर्णन कीजिए, ऐसे करके आता है, वो भी ज़्यादा नहीं आता है। ज़्यादातर अगर आता है तो केवल एक नंबर वाला क्वेश्चन ही आ सकता है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भारत में, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का वर्णन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको चाहो तो इसको एकदम गोला बना के रख लो, ये एग्जाम में आएगा। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गैर परंपरागत के स्रोत, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सारे में सबसे इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर को 2 बार तो कम से कम पढ़ के जाना बोर्ड एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से एकदम कंफर्म है। ठीक, तो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, तो गैर परंपरागत यानी अगर नवीकरणीय ऊर्जा अगर पढ़ा हो उस समय, तो नवीकरणीय ऊर्जा में जो जो चीजें हम लोगों ने पढ़ा था सेम वही है। ठीक, गैर परंपरागत यानी ये परंपरागत था, इसका उल्टा गैर परंपरागत होगा। यानी इस
एक बार इसका प्रयोग करने के बाद में इसे दोबारा पुनर्चक्रण किया जा सकता है, ये कभी खत्म नहीं होगा। ठीक, इसके अंतर्गत जैसे इसका एग्जाम्पल देते हैं सौर ऊर्जा, ठीक, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ठीक। उसके बाद में अगला है भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, इन 5 ऊर्जा को यहाँ पर हमको पढ़ना है। ठीक, अब इन 5 ऊर्जा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऊर्जा संसाधन में, यानी गैर परंपरागत में इस 5 को, और इस 5 से कभी हर बार क्वेश्चन आते हैं, या तो भूतापीय ऊर्जा पूछ लेगा अलग से, या तो ज्वारीय ऊर्जा अलग से पूछ लेगा, या तो पूरा गैर परंपरागत ही पूछेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ो। तो ऊर्जा के गैर परंपरागत के स्रोत यहाँ पर हमको एक एक करके देखना है कि इसके कौन कौन से गैर परंपरागत स्रोत हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं सौर ऊर्जा। क्या है सौर ऊर्जा? ये सौर ऊर्जा क्या है? यानी सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। ठीक, सूर्य से हमें जो प्रतिदिन ऊर्जा की प्राप्ति होती है इसे सौर ऊर्जा कहते हैं। ये सौर ऊर्जा जब तक सूर्य रहेगा, जब तक हमको ऊर्जा देता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। यानी सौर ऊर्जा ये कभी खत्म नहीं होगा। इसको नवीकरणीय के अंतर्गत रखते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो एक बार प्रयोग करने के बाद में उसके दोबारा भी प्रयोग किया जा सकता है, यानी उसका पुनर्चक्रण किया जा सकता है। यानी सौर ऊर्जा में अगर देखें तो सूर्य जब तक रहेगा जब तक ये हमको ऊर्जा देता रहेगा। पेट्रोल है, एक बार खत्म हो गया तो उसका प्रयोग दोबारा नहीं कर सकते हैं, लेकिन सौर ऊर्जा का प्रयोग दोबारा कर सकते हैं। सौर ऊर्जा में यानी यहाँ पर एक जो है सोलर पैनल बना के, और उस सोलर पैनल बनाने के बाद में इसे विद्युत ऊर्जा में भी बदला जा सकता है। ठीक, आजकल देखते हैं कि जो सोलर पैनल है इसका प्रयोग बहुत बड़ी मात्रा में किया जाने लगा है। तो उसका कारण ये है कि ये ना तो इसमें कोयला लगेगा और ना ही इसमें कोई शक्ति के साधन लगेंगे ही नहीं। केवल एक बढ़िया सा पैनल लगाओ, बैटरी लगाओ, सूर्य इसको ऊर्जा देगा और सूर्य की ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके हमको ये ऊर्जा देता रहेगा। नो पोल्यूशन, यानी इससे कोई प्रदूषण नहीं होगा। ठीक, तो सौर ऊर्जा वर्तमान समय में, और अगर यही भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में इसकी अपार संभावनाएं, भारत में अपार संभावनाएं हैं। इसका कारण ये है कि भारत में सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। वही अगर ठंडे प्रदेश में देखें तो उनके लिए सौर ऊर्जा उसका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उनको सूर्य से ऊर्जा की प्राप्ति ही नहीं होती। लेकिन भारत में सूर्य की ऊर्जा बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त होती है। अगर ये भारत में देखें तो भारत के जितने भी तटीय क्षेत्र हैं इधर इस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में इसकी अपार संभावनाएं हैं इधर, क्योंकि यहाँ पर 23.5 अंश कर्क रेखा, और कर्क रेखा के बाद में देखते हैं धीरे धीरे जैसे इधर जो भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे उत्तर भारत की ओर जाएंगे सूर्य का प्रकाश में कमी आता जाएगा। लेकिन फिर भी भारत में इस पूरे के पूरे क्षेत्र में, यानी इधर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, इन सभी स्थानों पे बहुत ही अपार संभावना है सौर ऊर्जा का। ठीक, उसके बाद में देखते हैं पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा को देखते हैं तो पवन ऊर्जा यानी ये भी सूर्य की तरह ही, सौर ऊर्जा की तरह ही इसका भी प्रयोग किया जाता है। जैसे जिस प्रकार से सूर्य की ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी, उस प्रकार पवन कभी रुकेगी नहीं। अगर याद हो तो पवन हवाएं किस प्रकार से चलती है, यानी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, यानी हवाएं इस प्रकार से चलती हैं। तो जब तक पृथ्वी रहेगी, जब तक यहाँ पर वायुमंडल रहेगा, और जब तक वायुमंडल रहेगा तो हवाएं चलती रहेंगी। अच्छा, एक हवा का प्रयोग यहाँ किए तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बेकार हो गया।
अगर यहाँ पर हमने इस हवा का प्रयोग किया तो ये हवा यहाँ से कहीं और जाएगी, उसका भी प्रयोग होगा, कहीं और जाएगी, उसका प्रयोग होगा। यानी ये इसका भी प्रयोग, एक बार इसका प्रयोग करने पर ऐसा नहीं कि ये समाप्त हो जाएगा, इसका प्रयोग बार बार करते रहेंगे। जैसे हमने पवन ऊर्जा में यहाँ पर एक हमने पवन चक्की लगा दिया और एक पवन चक्की यहाँ लगा दिया, ठीक, एक मान लो यहाँ भी लगा दिया, तो जो हवा यहाँ आएगी वो हवा इस पवन चक्की को भी चलाएगी, और जब ये आगे जाएगी तो वही हवा इस पवन चक्की को भी चलाएगी, और आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर इस पवन चक्की को भी एक ही हवा ने चलाया। यानी इसके माध्यम से यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि ये हवाएं इस प्रकार से पवन चक्की को चलाती हुई जाती हैं। इसका ह्रास नहीं होता, बल्कि यहाँ भी ऊर्जा का उत्पादन किया, यहाँ भी ऊर्जा का उत्पादन किया, यहाँ भी। अभी जब ये टरबाइन, जब ये जो इसका फैन है, जब ये घूमेगा तो इसमें जो है यांत्रिक बल उत्पन्न होगा, और यहाँ जो है टरबाइन लगा के, यानी मशीन लगा के यहाँ पर विद्युत हम बना सकते हैं, और इस प्रकार से हवाएं कभी रुकेंगी नहीं, और इस प्रकार से ये हमेशा, यानी ये कंटिन्यू चलता रहेगा। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश कभी खत्म नहीं होगा, उसी प्रकार पानी भी कभी बंद नहीं होगी। इसके लिए भी अपार संभावनाएं हैं। भारत में जितने भी समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, अगर देखें तो समुद्र तटीय क्षेत्र में खासकर गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यहाँ पर पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं, ठीक। उसके बाद में देखते हैं जल संसाधन, जल ऊर्जा। अच्छा, जल ऊर्जा को भी याद होगा कि जब जल संसाधन वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे, उस जल संसाधन में यानी यहाँ पर एक बड़ा सा बांध बना के इस जल को रोक दिया गया, और यहाँ पर छोटी छोटी नहरें निकाल दी गई, यानी चारों ओर। और जब बारिश का पानी, अगर बारिश होता है तो बारिश की वजह से बहुत सारे क्षेत्र में सूखा पड़ जाता, यानी बाढ़ आ जाता है, और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर सूखा पड़ जाता है। तो जहाँ पर सूखा आ गया, यानी बारिश किसी स्थान पर बहुत ज़्यादा भयानक हुआ, तो वहाँ पर तो बाढ़ आ गया पूरा। कुछ लोग, यानी एक किनारा ऐसा है कि सूखे से मर रहे हैं लोग, दूसरा किनारा ये है कि पानी से लोग मर रहे हैं। तो सरकार ने मध्य का रास्ता निकाला, यानी यहाँ पर दिमाग लगाया गया, और यहाँ पर एक बड़ा सा बांध बनाया गया, और उस बांध को बनाने के बाद में इस बांध का नाम दिया गया बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक। अब ये बहुउद्देशीय परियोजना का उद्देश्य बहुत सारा है। पहली बार तो बाढ़ को नियंत्रित किया, उसके बाद में इसमें जल ऊर्जा के रूप में इसका भी प्रयोग किया जाने लगा, यानी इसका ऊर्जा के क्षेत्र में कैसे प्रयोग किया जाने लगा। अब ये पानी है, मान लो यहाँ ये सूखा प्रभावित क्षेत्र है, ठीक, ये जो है यहाँ एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, ये सूखा प्रभावित क्षेत्र है, तो बाढ़ वाला पानी तो इसमें जाएगा, ठीक। यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ व्यवस्था किया गया कि ये सारा का सारा पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाए। अब यहाँ से ये सूखा है, तो यहाँ से अगर पानी डायरेक्ट यहाँ आता तो एक बार में यहाँ तो बाढ़ आता ही आता, यहाँ भी बाढ़ आता, पूरा बह जाता है, ठीक। तो इसके लिए कहा गया कि पहले स्थान पर रोको और फिर उसके बाद में इसको भेजो। तो यहाँ पर इकट्ठा किया गया और नहर के माध्यम से यहाँ भेजा जाने लगा, धीरे धीरे, स्लो। तो यहाँ पर बीच बीच में लगा दिया गया टरबाइन, ऐसे कि अब पानी यहाँ से आएगा तो ये टरबाइन घूमेगा, फिर पानी आगे बढ़ेगा, इसको घुमाएगा, ऐसे ऐसे करते हुए टरबाइन जो है बीच बीच में लगा दिया गया, और ये टरबाइन जब घूमता है तो बिजली बनती है, ठीक। तो जल ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगा, बल्कि इसका प्रयोग यहाँ भी किए, यहाँ किए, यहाँ किए, उसके बाद यहाँ भी किए, और फिर अंततः यानी हमारी यहाँ की भी समस्या खत्म हो गई, यहाँ की भी समस्या खत्म हुई, और हमने विद्युत का उत्पादन भी कर लिया, ठीक। उसके बाद में अगला है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा देखते हैं कि इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। ज्वारीय ऊर्जा हम लोग जानते हैं, ज्वारीय ऊर्जा कि हमारी पृथ्वी पर 71% भाग पे जल है और शेष 29% भाग पे स्थल है। ये सारे लोग जानते होंगे कि हमारी पृथ्वी पर 71% भाग पे केवल और केवल जल है। अच्छा, वो जल किस रूप में है? तो वो समुद्रों के रूप में, महासागरों के रूप में उपस्थित है, ठीक। सारे के सारे जल समुद्रों और महासागरों के रूप में उपस्थित हैं। अच्छा, जब समुद्र होता है, जैसे मान लो ये एक समुद्र है, ठीक, ये एक समुद्र है, ये सारा पूरा पानी इसमें भरा हुआ है, ठीक। अच्छा, समुद्र में हम जानते हैं कि दिन में 2 बार लहरें आती हैं। एक बार ज्वार आता है, यानी 2 बार ज्वार आएगा, 2 बार भाटा। जब
तरंगे ऊपर उठेंगी तो ज्वार कहलाएगा, जब वो नीचे बैठेंगी तो भाटा कहलाएगा। ठीक, ज्वार भाटा ये जो दैनिक ज्वार भाटे हैं ये दिन में 2 बार आते हैं, 12 घंटा यानी हर 12 घंटा तो ये आते रहते हैं। 12 घंटा 26 मिनट, 26 मिनट की देरी से आते हैं, उसका कारण कुछ और है, उसको जब आगे पढ़ेंगे ज्वार भाटा तो उसमें पढ़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पर 12 घंटे जो आते रहते हैं ज्वार, उन ज्वार जब आते हैं तो लहरें तरंगे ऊपर उठती हैं, फिर तरंगे नीचे गिरती हैं। तो क्या किया गया, यहाँ पर एक प्रकार का टरबाइन इस लहरों के ऊपर लगा दिया गया, टरबाइन को लहरों के ऊपर ऐसे छोड़ दिया गया। अब छोड़ने के बाद में लहरें ऐसे ऐसे आती हैं, तो टरबाइन को इस प्रकार से यहाँ डिजाइन किया गया कि ये आधा डूबा हो आधा ऊपर हो, ये जब पानी आए तो इसके अंदर पानी जाए बहुत तेजी से और ये फैन चलने लगे। अच्छा, जब यहाँ पर एक बांध बना दिया गया, ठीक, जब यहाँ टरबाइन है, जब यहाँ पर ज्वार आता है तो इसमें पानी भर जाता है। अब जब इसमें पानी भर जाएगा तो ज्वार वापस चला जाएगा। इसका जो इसका बांध होता है काफी ऊंचा होता है। जब यहाँ पानी भर जाएगा, जब ये चला जाएगा तो इस बांध का पानी वापस समुद्र की ओर प्रेशर से फेंका जाएगा और बीच में लगा दिया जाएगा टरबाइन। तो यहाँ से जब भेजेंगे इस टरबाइन में तो ये वाली फैन फिर चलेगा, यानी ये पानी खत्म होगा फिर ज्वार आके भर जाएगा, फिर ये भेजेगा फिर खत्म होगा, यानी ये कभी खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा। ठीक, तो ज्वारीय ऊर्जा आज के समय में देखें तो विश्व के बहुत सारे देश जो समुद्र तटीय देश हैं, ये ज्वारीय ऊर्जा का प्रयोग बहुत तेजी के साथ कर रहे हैं। ठीक, तो ज्वारीय ऊर्जा का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ज्वारीय ऊर्जा। उसके बाद में अगला है जो है वो है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा क्या है, तो जमीन के अंदर से निकलने वाली उष्मा को भूताप बोलते हैं। भूताप इसका नाम है, भू का मतलब होता है जमीन, ताप का मतलब होता है टेम्परेचर, ठीक, तापमान। तो भूताप यानी जमीन के अंदर से निकलने वाली उष्मा। जमीन के अंदर से भी उष्मा निकलती है, बिल्कुल निकलती है, जमीन के अंदर से धुआं निकलता है, जमीन के अंदर से आज भी धुआं निकलता है, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं। हम अभी बताए थे कि जमीन के अंदर अगर देखें तो कोयला कैसे बनता है, जमीन के अंदर कोई ना कोई जो है दबा होगा, कोई ना कोई पेड़ पौधा, और उस पेड़ पौधे अंदर जो बहुत भारी मात्रा में पेड़ पौधे जो है उसमें दब गए, दबने के बाद पृथ्वी अंदर एकदम धधक रही है, यानी अंदर बहुत ज़्यादा गर्म है। अब वो अपनी उष्मा से जो अंदर जो भी पदार्थ दबा है उसको वो जलाने का प्रयास करती है, तो वो जलता नहीं, क्योंकि जो जलने के लिए चाहिए ऑक्सीजन की उपस्थिति, तो वो जलेगा नहीं। तो उसके लिए उसे क्या करते हैं, वो उष्मा के रूप में यानी उसको जलाएगा, तो वो जलेगा नहीं बल्कि धुआं के रूप में पृथ्वी के अंदर से निकलता है, और बहुत भारी मात्रा में वो धुआं एकदम ताप के रूप में पृथ्वी के अंदर से निकलता है। और ताप के रूप में जब पृथ्वी के अंदर से निकलता है तो उसका प्रयोग हम लोग विद्युत बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, इसे बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा। ठीक, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, और कहीं कहीं पर देखते हैं कि एकदम धुआं के रूप में निकलता है, और तो कहीं कहीं किसी किसी प्रदेश में क्या होता है कि जमीन के अंदर से यहाँ से जो है गर्म पानी के चश्मे बाहर होते हैं। गर्म पानी यानी जमीन के अंदर से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, ज्वालामुखी और भूकंप, अच्छा भूकंप, जमीन हिल गई तो भूकंप आ गया, और जमीन को जो है नीचे से उसकी प्लेटें को तोड़ते हुए अगर मैग्मा बाहर आ गया तो भूकंप है। जरूरी नहीं कि हर भूकंप के बाद ज्वालामुखी हो, लेकिन हर ज्वालामुखी के पहले भूकंप आएगा, ये कंफर्म है। यानी भूकंप आएगा, और जब भूकंप आता है तो मैग्मा अगर इससे आके, जैसे मान लो ये जमीन है, ठीक, ये मान लो प्लेटें हैं, अगर भूकंप आया तो मैग्मा आके इससे टकराया, अगर इससे टकराया, अगर ये फट गया तो ये बाहर निकल जाएगा, तो इसी को बोलेंगे ज्वालामुखी। तो ये जब टकराएगा तो ज्वालामुखी, तो भूकंप आएगा ही आएगा। लेकिन अगर ये नहीं फटता, बहुत मजबूत है, तो टकराएगा, और जैसे टकराता रहेगा तो जमीनें हिलती रहेंगी, तो ऐसा लगेगा भूकंप आ रहा है। ठीक, जब ये भूकंप
आता है तो पृथ्वी के अंदर से बहुत ढेर सारा लावा, मैग्मा, आग निकलता है। वो आग जो निकलता है तो इससे ये पता चलता है कि पृथ्वी आज भी अंदर बहुत ज़्यादा धधकता हुआ आग का गोला के भांति अंदर है। तो उसी प्रकार से पृथ्वी के अंदर से जो पानी निकलते हैं फव्वारे के रूप में, वो भी गर्म एकदम जो है गर्म होता है, तो उसका प्रयोग भी विद्युत क्षेत्र में, विद्युत बनाने में उसका प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर से बहुत सारा जलवाष्प निकलता है, उस जलवाष्प का प्रयोग भी विद्युत यानी तापीय ऊर्जा बनाने में किया जाता है। ठीक, तो आइए देखते हैं गैर परंपरागत में। ये हम लोगों ने आज इस क्षेत्र को गैर परंपरागत, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा को यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ही आसानी से पढ़ लिया, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस इंपॉर्टेंट में सबसे इंपॉर्टेंट गैर परंपरागत है इसमें, क्योंकि ये 5 और इन 5 में से हर साल कोई ना कोई एक आता जरूर है, चाहे भूतापीय ऊर्जा दे देगा, चाहे ज्वारीय दे देगा, सौर ऊर्जा दे देगा, ये दे देगा। हर बार आते हैं यहाँ से, एक आध क्वेश्चन तो हर बार यहाँ से बनते ही होते हैं। ठीक, अब इसमें जो चैप्टर अगला बचा है वो संसाधनों का संरक्षण, वो हम पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं, यहाँ भी उसका थोड़ा बहुत जिक्र कर लिया जाएगा। और उसके बाद में जो इसमें संसाधनों का संरक्षण कैसे करनी है और उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, पहले ही चैप्टर में। संसाधनों के संरक्षण के लिए अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में अगर याद हो तो 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में यहाँ पर 2 बातें सामने आई थी, सतत पोषणीय विकास और एजेंडा 21। सतत पोषणीय विकास यानी विकास की वह अवस्था, यानी संसाधनों का विदोहन इस प्रकार से किया जाए कि आने वाली पीढ़ी में इसका लाभ ले सके। ये सारी चीज़ें हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक, तो ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। अब इसमें अगर कुछ थोड़ा बहुत जो नहीं समझ में आता है उन चीज़ों को पूछें, कमेंट करें, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर बताया जाएगा। तो आज खनिज और ऊर्जा संसाधन चैप्टर ये समाप्त होता है ज्योग्राफी का। इसके बाद में फिर हम लोग अगले श्रृंखला में बढ़ेंगे। चैप्टर हमारा अगला होगा, उस चैप्टर में हम लोग नए तरीके से जो है पढ़ेंगे। और इसमें अगर इस चैप्टर में कुछ नहीं समझ में आया है तो निसंकोच उसको पूछें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।